अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं तंजीम अहमद इसका फार्मेसी पे आप सबका स्वागत है। बी फार्मा सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर की फ़र्स्ट फार्माकोलॉजी के 2 नंबर वाले क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लास्ट तक देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके अपकमिंग एग्ज़ाम में आ सकते हैं। आइए स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन, डिफ़ाइन क्रॉस टॉलरेंस विथ एग्जाम्पल। क्रॉस टॉलरेंस को डिफ़ाइन करना है एग्जाम्पल के साथ। तो क्रॉस टॉलरेंस होता क्या है? जब आप कोई ड्रग लेते हैं लंबे समय तक और एक टाइम के बाद क्या होता है, ड्रग की जो सेंसिटिविटी थी वो रिड्यूस होना शुरू हो जाती है। सेंसिटिव मतलब जो उसकी एक्टिवनेस थी, जो उसका रिस्पांस था वो रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। अब जब उसी कैटेगरी की कोई और आप ड्रग लेंगे तो उसका भी रिस्पांस आपको कम ही मिलेगा। इसे कहते हैं क्रॉस टॉलरेंस। मतलब सेम कैटेगरी की अगर आपने पहले कोई ड्रग ली हुई है लंबे समय तक, अगर उसका रिस्पांस रिड्यूस हो चुका है तो अगर उसी कैटेगरी की आप कोई दूसरी ड्रग लेंगे तो उसका भी रिस्पांस आपको कम ही मिलेगा, और इसे ही कहते हैं क्रॉस टॉलरेंस। एग्जांपल अगर हम देखें तो जैसे ओपॉइड पेन किलर्स होते हैं, ओपॉइड एनाल्जेसिक, जैसे कोडीन का अगर इस्तेमाल लंबे समय तक किया जाए तो उस बंदे में टॉलरेंस आकर होने लगता है। टॉलरेंस मतलब कि वो दवा का असर उस पर कम होना शुरू हो जाता है। अब ओपाइड ही कैटेगरी की आपकी मॉर्फिन है जो कि एज एनाल्जेसिक ये भी इस्तेमाल होती है। जब मॉर्फिन देते हैं तो इसका भी रिस्पांस कम ही शो होता है, चूँकि कैटेगरी एक ही है। तो इसे कहते हैं क्या? क्रॉस टॉलरेंस। क्वेश्चन 2, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ एसिडिफिकेशन ऑफ यूरिन ऑन एक्सक्रीशन ऑफ एसिडिक एंड बेसिक ड्रग्स। अगर यूरिन एसिडिफाई हो जाए तो उसका एसिडिक और बेसिक ड्रग के एक्सक्रीशन पे क्या असर पड़ता है। सो एसिडिफिकेशन ऑफ यूरिन अगर होता है तो ये अल्टीमेटली एसिडिक और बेसिक ड्रग पे असर डालते हैं। कैसे डालते हैं? अगर यूरिन एसिडिक है तो जो आपका वीक बेसिक ड्रग होती हैं वो एसिडिक यूरिन में आयोनाइज हो जाती हैं। अब जब इसका आयोनाइजेशन बढ़ता है तो ये वाटर सॉल्युबल हो जाती हैं, तो ये आसानी से बॉडी से एलिमिनेट हो जाती है। मतलब अगर एसिडिक यूरिन है तो बेसिक जो ड्रग है वो ज़्यादा आयोनाइज होगी और बॉडी से ज़्यादा एलिमिनेट हो जाएगी। वहीं पे दूसरी तरफ अगर यूरिन एसिडिक है और ड्रग भी एसिडिक है तो आयोनाइजेशन उसका कम होगा, आयोनाइज कम होगी तो ड्रग रीएब्जॉर्ब ज़्यादा होगी, मतलब बॉडी में वापस पहुंच जाएगी और एक्सक्रीशन कम होगा। तो अल्टीमेटली एसिडिफिकेशन जो हो रहा है यूरिन का, ये असर डालता है एसिडिक और बेसिक ड्रग। क्वेश्चन 3, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट ऑन डोज रिस्पॉन्स कर्व फॉर एन एगोनिस्ट। कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट का क्या असर पड़ता है एगोनिस्ट के डोज रिस्पॉन्स कर्व पे? तो कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट का एगोनिस्ट के डोज रिस्पॉन्स कर्व पे ये असर पड़ता है कि उसका जो डोज रिस्पॉन्स कर्व है वो स्लाइटली राइट की तरफ शिफ्ट हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि एगोनिस्ट की कंसंट्रेशन बढ़ाने पर जो सेम इफ़ेक्ट हमें पहले शो हो रहा था वो अब शो होगा। इट्स मीन कि मिनिमम डोज पे, मतलब कम से कम डोज पे जो इफ़ेक्ट हमें पहले शो हो रहा था जब कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट नहीं था, जब कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट आया तो उसके बाद हमें डोज बढ़ानी पड़ी सेम इफिकेसी पाने के लिए। दूसरी भाषा में कि कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट का असर ये पड़ता है कि एगोनिस्ट की पोटेंसी रिड्यूस हो जाती है और इफिकेसी सेम रहती है। आइए उसको ग्राफ से समझते हैं। यहाँ पे आपको देखिए ग्राफ में दिख रहा होगा 2 लाइनिंग, एक रेड और एक आपकी ब्लू। जब कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट उपस्थित नहीं था तो उस टाइम देखिए रेड लाइन ये दिख रही है, सिर्फ एगोनिस्ट था, तो कम डोज पे इफ़िकेसी हमें हाई मिल रही थी। मतलब कम डोज पे हम ज़्यादा इफ़िकेसी अचीव कर रहे थे। और जैसे ही एंटागोनिस्ट आया, कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट दिया गया, तो उस केस में क्या हुआ कि ग्राफ देखिए स्लाइटली राइट तरफ शिफ्ट हुआ है, ब्लू वाला। इसमें क्या हुआ कि अब डोज हमें बढ़ानी पड़ रही है सेम इफ़िकेसी पाने के लिए। दिख रहा है ना? तो यही आपका इफ़ेक्ट पड़ता है कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट का कि हमें सेम इफ़ेक्ट पाने के लिए डोज की कंसंट्रेशन बढ़ानी पड़ती है। क्वेश्चन 4, डिफरेंशिएट एडवर्स इवेंट एंड एडवर्स ड्रग रिएक्शन। एडवर्स इवेंट और एडवर्स ड्रग रिएक्शन में फ़र्क बताना है।
तो एडवर्स ड्रग इवेंट होता क्या है? ये अनडिज़ायरेबल हार्मफुल इफ़ेक्ट होता है जब किसी पर्सन को ट्रीटमेंट दिया जा रहा हो या ट्रीटमेंट देने के बाद कोई हार्मफुल या अनडिज़ायरेबल इफ़ेक्ट शो होता है। अब वो चाहे ट्रीटमेंट से रिलेटेड हो चाहे ट्रीटमेंट से रिलेटेड ना हो, इसे ही कहते हैं एडवर्स इवेंट। इसमें कई फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे आपका एक्सीडेंट है, इन्फेक्शंस हैं, नेचुरल प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज़ है, ये फैक्टर्स में आते हैं। एडवर्स ड्रग इवेंट इसे कहते हैं। अब एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या होता है कि जब अनइंटेंडेड रिस्पांस शो होता है, अनडिज़ायरेबल अनइंटेंडेड रिस्पांस शो होता है, हार्मफुल रिस्पांस शो होता है मेडिसिन के नॉर्मल डोज पे, चाहे वो प्रिवेंशन के लिए इस्तेमाल की जा रही हो, चाहे डायग्नोसिस के लिए इस्तेमाल की जा रही हो, चाहे किसी और ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल की जा रही हो। अल्टीमेटली ये पता चल रहा है कि मेडिसिन की वजह से ये ऑकर हो रहा है, तो उसे कहते हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शन। तो दो क्वेश्चन 5, वाई एट्रोपिन इज़ कंट्रा इंडिकेटेड इन ग्लूकोमा? ग्लूकोमा में एट्रोपिन क्यों नहीं देना चाहिए, क्यों ये सीरियस कंसर्न है? तो एट्रोपिन, जैसा कि आपको पता है कि ये एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है। इसका इस्तेमाल ग्लूकोमा में क्यों डेंजर है? ग्लूकोमा पहले समझ लें होता क्या है। इंट्रा आकुलर प्रेशर के बढ़ने की वजह से ऑप्टिक नर्व जब डैमेज हो जाती है तो ग्लूकोमा ऑकर होता है। एट्रोपिन क्या काम करता है? इंट्रा आकुलर प्रेशर को बढ़ाने का काम करता है, इंक्रीज़ करता है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली ऑप्टिक नर्व डैमेज होने के चांसेस हाई हो जाते हैं। एट्रोपिन एक्चुअली इस्तेमाल क्यों करते थे? पीपल को डायलेट करता है और मसल को रिलैक्स करता है, बट जब ग्लूकोमा हो तो उसमें एवॉइड करना चाहिए। रीज़न यही है कि इंट्राऑकुलर प्रेशर बढ़ा देता है, जिसके चलते ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाती है और परमानेंट विजन लॉस होने के चांसेस हाई हो जाते हैं। क्वेश्चन 6, राइट द क्लिनिकल यूजेस ऑफ ग्लाइकोपाइरोलेट एंड आइसोसक्सप्रीन। दोनों के क्लिनिकल यूज़ बताने हैं। तो ग्लाइकोपाइरोलेट ये क्या है? ये आपकी एंटीकोलिनर्जिक मेडिकेशंस हैं, जो कि एक्सेसिव जो सलाइवेशन होता है उसको कम करने के लिए और रेस्पिरेटरी सिक्रीशन को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कैसे? एनेस्थीसिया में इसको दिया जाता है, मतलब एज ए प्री एनेस्थेटिक भी इसका इस्तेमाल करते हैं। जब सर्जरी होने वाली होती है उस टाइम पे ग्लाइकोपाइरोलेट दिया जाता है ताकि जो सलाइवेशन ज़्यादा हो रहा है वो कम हो जाए और रेस्पिरेटरी सिक्रीशन जो ज़्यादा हो रहा है वो भी आपका कम हो जाए। और भी इसको दूसरी कंडीशंस में भी देते हैं, जैसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर में, लाइक पेप्टिक अल्सर, IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। दूसरी ड्रग है आइसोसक्सप्रीन। सो आइसोसक्सप्रीन किस में इस्तेमाल की जाती है? ये आपके ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ाती है। कैसे बढ़ाती है? कि जो आपकी वेसल्स होती है उसको डायलेट करती है। पेरिफेरल जो आर्टरीज वगैरह होती है, जो ब्लड वेसल्स होती हैं, उसको ये डायलेट कर देती हैं, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो उस अफेक्टेड एरिया में बढ़ जाता है। दूसरा काम भी ये क्या करती है? ये टोकोलिटिक एक्शन शो करती है। टोकोलिटिक एक्शन मतलब कि जो यूट्राइन स्मूथ मसल होती है उसको रिलैक्स करती है, तो जिसकी वजह से जो प्रीमेच्योर लेबर होना था वो डिले हो जाता है। क्वेश्चन 7, डिफरेंशिएट माओ ए एंड माओ बी इनिबिटर विथ एग्जाम्पल। माओ ए माओ बी में डिफरेंशिएट करना है एग्जाम्पल के साथ। तो माओ ए माओ बी ये आपका एंजाइम होता है जो कि न्यूरोट्रांसमीटर के मेटाबॉलिज्म में अपना रोल प्ले करता है। इसका फुल फॉर्म होता है मोनोअमीन ऑक्सीडेज ए, मोनोअमीन ऑक्सीडेज बी, एंजाइम होते हैं दोनों। अब माओ ए इनिबिटर को देख लें। तो माओ ए क्या काम करता है? जो मोनोअमीन ऑक्सीडेज ए एंजाइम है वो जनरली सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामिन को मेटाबोलाइज करता है। अब इसकी कमी की वजह से कुछ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब आकर होता है। तो जब माओ ए इनिबिटर हम देते हैं तो ये अल्टीमेटली इस न्यूरोट्रांसमीटर के लेवल को बढ़ाता है। सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामिन के लेवल को बढ़ाने का काम करता है। इसकी वजह से जो डिप्रेशन वगैरह हो रहा था, ऑकर होता है, एंजाइटी ऑकर हो रही थी, वो कम होती चली जाती है और मूड का इम्प्रूवमेंट होता चला जाता है। एग्जाम्पल देख लें इसके। तो मोक्लोबेमाइड, क्लोरजिलिन, फेनेलजिन, ये आपकी ड्रग है जो माओ ए इनिबिटर है। माओ बी इनिबिटर हम देख लें।
तो माओ भी जनरली डोपामीन को मेटाबोलाइज करता है, तो हमें अगर इसका इनहिबिटर देते हैं तो ये क्या करता है, डोपामीन के लेवल को बढ़ाने का काम करता है। एक्चुअली डोपामीन की कमी की वजह से पार्किंसन डिजीज़ ऑकर हो जाती है, ठीक है। तो जब डोपामीन को हमें बैलेंस करना है तो माओ बी को इनहिबिट कर देंगे, जिसकी वजह से डोपामीन का लेवल बढ़ेगा, और जब बढ़ेगा तो पार्किंसन डिजीज़ में इसका फ़ायदा होता है। ड्रग देख लें, सेलिजिलिन, रेफेजिलिन, ये ड्रग है माओ बी की। अगला क्वेश्चन, वाई प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन इज़ नेसेसरी ड्यूरिंग सर्जरी। सर्जरी के दौरान प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन का इस्तेमाल क्यों ज़रूरी है? तो प्री एनेस्थेटिक जो मेडिकेशंस होती है ज़रूरी इसलिए है कि वो एनेस्थीसिया के सेफ्टी और इफ़ेक्टिवनेस को बढ़ाने का काम करती है। साथ साथ जो ऑकर होना है सर्जरी के दौरान, जो भी समस्या होनी है वो रिड्यूस हो जाती है अगर हम प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल तौर पे जैसे एंजाइटी ऑकर हो रही है पेशेंट को, तो उससे रिलेटेड ड्रग दे दी जाती है। रिलैक्सेशन ऑकर कराने का काम करती है, पेन के परसिस्टेंस को रिड्यूस कर देती है, और इसके चलते पेशेंट रिलैक्स हो जाता है और सर्जरी आसानी से हो जाती है। क्वेश्चन 9, व्हाट आर एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफ़ेक्ट। एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफ़ेक्ट क्या है? तो एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफ़ेक्ट ये जनरली आपके न्यूरोलॉजिकल साइड इफ़ेक्ट्स कहलाते हैं। जब एंटीसाइकोटिक ड्रग का इस्तेमाल करते हैं, जैसे सिज़ोफ्रेनिया या बाइपोलर डिसऑर्डर में इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो उसके चलते साइड इफ़ेक्ट आकर होता है। इनवॉलेंट्री मूवमेंट पे असर पड़ता है, जैसे ट्रीमर होना, मसल रिजिडिटी, रेस्टलेसनेस, एबनॉर्मल मसल कॉन्ट्रैक्शन, ये दिक्कतें आना शुरू हो जाती हैं। तो जनरली ये इम्पैक्ट किस पे डालते हैं? पर्सन के मोटर कंट्रोल पे डालते हैं, और इसका अल्टीमेटली असर उसकी लाइफ पे पड़ता है। अगला क्वेश्चन, डिफरेंशिएट नेचुरल एंड एक्वायर्ड टॉलरेंस। दोनों में फ़र्क बताना है। तो नेचुरल टॉलरेंस को हम इनेट टॉलरेंस के नाम से भी जानते हैं। ये हर इंडिविजुअली पे अलग अलग असर दिखाता है। इट्स मीन कि ये कोई दवा के कांटेक्ट में आने की वजह से टॉलरेंस नहीं ऑकर होता है, ये इंडिविजुअली इनहेरिटेंट ऑकर होता है। मतलब कि जेनेटिकली ये डिटरमाइन किया जाता है, जेनेटिक की वजह से, जीन्स की वजह से उसके अंदर टॉलरेंस ऑकर होता है। हर किसी की बॉडी फिजियोलॉजी अलग होती है, हर किसी का ड्रग से इंटरेक्शन अलग होता है, वो स्पेसिफिकली जीन से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। एग्जाम्पल तौर पे कोई पर्सन किसी चीज़ से ज़्यादा सेंसिटिव होता है और कोई पर्सन किसी चीज़ से सेंसिटिव नहीं होता। यहाँ पे अगर मेडिकल टर्म में हम बात करते हैं तो पेनिसिलिन एक आपकी एंटीबायोटिक है। किसी को रिएक्शन ऑकर करती है पेनिसिलिन, सीवियर रिएक्शन ऑकर करती है, कोई बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है पेनिसिलिन से और कोई सेंसिटिव नहीं होता। इसीलिए पेनिसिलिन का इंजेक्शन देने से पहले आइडेंटिफाई किया जाता है पेशेंट के स्किन में स्लाइटली डोज इंसर्ट करके कि उसको रिएक्शन ऑकर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जब नहीं ऑकर होता है रिएक्शन, तब फर्दर उसको पूरी डोज एडमिनिस्टर्ड की जाती है। अदरवाइज़ वो चेक करने के लिए स्किन में एडमिनिस्टर करके अगर होता है तो नहीं दी जाती है। तो नेचुरल टॉलरेंस ये हुआ कि कोई बिना एक्सपोजर हुए, बिना किसी ड्रग के कॉन्टैक्ट में आए हुए अगर वो उस स्पेसिफिक ड्रग से टॉलरेंस अगर कर रहा है, इट्स मीन कि वो नेचुरल टॉलरेंस है, क्योंकि जीन के वेरिएशन की वजह से ये हो रहा है। एक्वायर्ड टॉलरेंस क्या होता है कि जैसे अभी हमने ऊपर बताया कि जब कोई ड्रग आप लंबे समय तक लेते हो तो वो ड्रग की रिस्पॉन्सिवनेस कम हो जाती है, और जब उसी कैटेगरी कोई और ड्रग आप लोगे तो उसका भी रिस्पॉन्स आपको कम ही दिखता है। तो वो हमने बताया था क्रॉस टॉलरेंस था। तो ऐसी ही है, जब कोई ड्रग आप लंबे समय तक लेते हो और उसका रिस्पॉन्स घटना शुरू हो जाता है तो वो आपका एक्वायर्ड टॉलरेंस कहलाता है। अब सेम रिस्पांस पाने के लिए डोज की कंसंट्रेशन को बढ़ाना पड़ता है ताकि हमें उसका इफ़ेक्ट दिख सके।